नागरिकता संशोधन कानून पर ऐसा महासंग्राम छिड़ा है जो थमने के बजाय हर दिन नए रंग के साथ सामने आ जाता है। दिल्ली का शाहीन बाग जो नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन का सबसे बड़ा ठिकाना बना है, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज नेशन ने यह जानने की कोशिश की कि जब सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता पर असर नहीं होता तो फिर 51 दिन बाद भी प्रदर्शन क्यों जारी है। रहा सवाल एनआरसी का, तो राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। लिहाजा सीएए से जुड़े कुछ सवालों से आज हम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें सीएए पर भरोसा करना क्यों मुश्किल लग रहा है। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। संसद से सड़क तक नागरिकता संशोधन कानून पर हल्ला बोल है। लोकसभा में विपक्ष और सरकार में शब्दों के बाण चले, तो वहीं बड़ा सवाल शाहीन बाग को लेकर उठा, जहां पिछले 51 दिन से दिल्ली के शाहीन बाग की यही तस्वीर है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर सीलमपुर तक राजधानी को जाम करने की कोशिश हुई। आज दिल्ली के चुनावी अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक हुई। कड़कड़डूमा की रैली में उन्होंने कहा कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक प्रयोग है। सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। इससे पहले 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की चर्चा नहीं हो रही, मगर कुछ दल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक नागरिकों को उकसा रहे हैं। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया था कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे और उनकी शंकाएं दूर करेंगे, मगर इसका कोई असर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर नजर नहीं आता। तो आज मैं ये साफ कर दूं कि हम सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। आज एनआरसी का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहली मांग प्रदर्शनकारियों की यह है कि सीएए को वापस लिया जाए। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं जो कि एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, इस्लाम के बारे में भी पढ़ा है और हिंदुत्व क्या होता है, उसकी सोच क्या है, उसके बारे में भी पढ़ा है। यहां तक कि उन्होंने अंबेडकर से लेके गांधी तक को पढ़ा है। डॉक्टर शोएब जमाई जो कि आईएमएफ के अध्यक्ष है और इस आंदोलन से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मसूद हाशमी साहब जुड़ेंगे जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ हाजी खान साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ एचएस रावत साहब है जो कि एक हिंदू धर्मगुरु है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ेंगे जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। तो इसी मसले पर न्यूज नेशन पर बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यह सवाल जरूरी है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून का विरोध महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा छिपा है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक प्रयोग है। न्यूज नेशन के पैनल एक्सपर्ट में आज हम इस्लामिक स्कॉलर से सीएए से जुड़े 5 सवाल करेंगे और उन्हें ये जवाब हाँ या ना में देना होगा। तैयार है आप तीनों? मौलाना साहब? बिल्कुल। डॉक्टर जमाई?
देखिए ये तो देखिए शक इसको कहते हैं। बात शुरू नहीं हुई कि शक का माहौल पैदा हो गया। यही देश में हो रहा है, इसी को तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। कि 5 सवाल हम पूछेंगे हाँ या ना में, हाँ या ना में कोई चीज होता है? बिल्कुल होता है। सवाल बना के जैसे लाएंगे, क्या सीए पता? मुसलमान विरोधी है। हाँ या ना में तो सवाल हम पूछते हैं ना स्टूडेंट से। आप एक्सप्लेन करने दीजिए कि भाई आपकी क्या खदशा है, ये बताइए। चलिए आगे चलिए। अगर आप रूल तोड़ेंगे, आप स्वतंत्र रूल तोड़ने के लिए, लेकिन जनता समझ जाएगी कि इस रूल तोड़ने के पीछे क्या है। सबसे पहला सवाल मैं वॉल पे डालना चाहूंगा, वो ये है कि क्या सीएए भारतीय मुसलमानों पर लागू होता है? पहला सवाल, क्या सीएए भारतीय मुसलमानों पर लागू होता है? इसका सबसे पहला जवाब देंगे मौलाना नोमानी जी। नोमानी जी बताइए, हाँ या नहीं? देखिए, भारतीय मुसलमानों पे जो है, जो मैंने पढ़ा है, जो कानून आया है वो इससे इसका ये, लेकिन ये संविधान विरोधी है ना। लागू होता है या नहीं, ये बताइए। नहीं, संविधान विरोधी में आगे आऊंगा आप पे। क्या सीएए भारतीय मुसलमान पर लागू होता है, हाँ या नहीं? यहाँ जो है वो किसी पे लागू नहीं है, न हिंदुओं पे न मुसलमानों पे। ठीक है, मतलब जवाब है नहीं। हाँ, नहीं है। नोमानी साहब का जवाब नहीं। आप नोमानी साहब के नाम के साथ प्लेट बना लीजिए पहले सवाल की। खान साहब, देखिए, हाँ या नहीं? सीए जो आया है वो 3 देशों को हिंदू मुक्त करने के लिए लाया गया है। ये कहते हैं कि 31,000 लोग आते हैं सीए में और बाकी हिंदुस्तान के लोगों का लेना देना नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आप हाँ या नहीं खान साहब, संविधान की क्या सीएए मुसलमान भारतीय मुसलमानों पर लागू होता है, हाँ या नहीं? ये आंदोलन इसके खिलाफ जो हो रहा है वो संविधान के एतबार से हो रहा है। हिंदू मुसलमान पर नहीं हो रहा। सीएए भारतीय मुसलमानों पर लागू होता ना है? हिंदू पे होता है ना मुसलमान पे लागू होता है। जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। हाजी खान साहब का जवाब है नहीं। डॉक्टर शोएब जमाई बताइए, क्या सीएए भारतीय मुसलमानों पर लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। हाँ लागू होता है। कैसे लागू होता है बताइए? क्योंकि सीए के माध्यम से ही आप मुसलमानों को जो एक्सक्लूड किए हैं उनको एनआरसी के तहत अगर नागरिकता एनआरसी का शब्द नहीं आएगा डिबेट में। सीए को नागरिकता से जोड़े नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री अभी कह चुके हैं, आप प्रधानमंत्री अभी कह चुके हैं, यही बात है। सीए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। कायदे नहीं बने हैं। आप तय नहीं करेंगे। कैसे लागू होता है भारतीय मुसलमानों पर, ये बताइए। नहीं करेंगे। कैसे लागू होता है भारतीय मुसलमानों पर, ये बताइए। अरे ये तो विदेश से आने वाले लोगों का नागरिकता कानून है। मैं बता देता हूँ, सफेद झूठ नहीं चल पाएगा। मैं बता देता हूँ ना। जो आसाम में जो 13.5 लाख नॉन मुस्लिम हैं उनको बचाने के लिए, उन घुसपैठियों को बचाने के लिए सीए लाया गया है। जो मुसलमान है जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया, वो इस मिल के माध्यम से उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी, बाकी लोगों को मिल जाएगा। जो पाकिस्तानी है, जो घुसपैठी आपको तो 13.5 लाख भी घुसपैठी बांग्लादेशी है क्या? घुसपैठियों को भी रख लिया जाए। ना। आप चाहते हैं मुसलमान घुसपैठियों को भी रख लिया जाए, घुसपैठिया प्रॉब्लम है ना, चाहे वो हाफिज सईद का रिश्तेदार हो, प्रॉब्लम है ना, चाहे वो दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार हो। ये बताइए, घुसपैठिया प्रॉब्लम है? एक बात बताइए, घुसपैठिया प्रॉब्लम है ना? तो क्या घुसपैठिया को धर्म के बुनियाद पर आप चिन्हित करेंगे क्या? मुसलमान अगर है घुसपैठिया है तो घुसपैठिया होगा, और नॉन मुस्लिम घुसपैठिया। इस देश से हिंदू निकला है, इस देश से हिंदू प्रताड़ित होता है पाकिस्तान में, तो वो कैसे हो जाएगा? वो घुसपैठिया कैसे हो जाएगा? वो अपने घर में आना चाहता है, वो अपने घर में आना चाहता है। कोई घर में आना नहीं चाहता है। जो घुसपैठिया बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिए हैं उनका घर है पाकिस्तान, जो घुसपैठिए उनका घर है बांग्लादेश। हिंदू यहाँ से नहीं किया है। हिंदू कैसे घुसपैठिए हो जाएगा? आप कैसे बुद्धिजीवी है? आपने क्या पढ़ा है? पता नहीं है। आपको क्या पता? वहाँ के रहने वाले, अगर वहाँ से रहने वाले पाकिस्तान से कोई हिंदू आता है तो घुसपैठिए हो जाएगा। उसको घुसपैठिया। अरे वहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार वहाँ उनको पंडाल से उठा के ले जाते हैं। भारत का दूसरा नंबर है बाबूजी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? दूसरे नंबर पे। अरे आप कैसे बुद्धिजीवी है? आप बेकार की बातें कर रहे हैं। देखो जाके टीवी पे, नेट पे देखो। अरे आप ये बताइए, जहाँ पर बांग्लादेश में अगर कोई मुसलमान बांग्लादेश में रावत जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो भी घुसपैठिया है, हिंदू या मुसलमान, उसको निकाला जाए। बिल्कुल। लेकिन इस देश में यह है कि शरणार्थी जो है उसको नहीं निकाला जा सकता है, वो दुनिया का कानून है। तो जो शरणार्थी बन के यहाँ आया है उसको कानून लागू होगा, उस पर होगा। लेकिन जो घुसपैठिए पहचाने जाएंगे कि ये घुसपैठिए हैं, क्या 13.5 लाख, मैं इससे 13.5 लाख लोग जो है वो शरणार्थी है क्या? देखिए, बिल्कुल यही आप लोगों की समस्या है
ना बोलिए ना, ज्यादातर सवाल हिंदू क्लियर इस है। देश में शरणार्थी मैं मानता बन के हूं आए कि हैं। हिंदू हो या मुसलमान, शरणार्थी जब आता अगर है तो बांग्लादेश से बताता है आए हुआ कि घुसपैठिया पाकिस्तान है तो उसको घुसपैठिए मुझे की तरह बोल तो ट्रीट लेने कीजिए। दीजिए, सोएब जी, आप आपने कहा हिंदू चिल्ला मजहब में चिल्ली नहीं कहेंगे ये होगी। शरणार्थी है, मुसलमान क्या कहेंगे ये समस्या घुसपैठिया है? है, मुझे ये तो नहीं आप लगता कहीं है। पर ना बायसनेस कर रहे हैं ना सर। बस कैसे होगा? बस तो आप है। मुझे जो ये हिंदू बताओ। वहां से रावत जी मैं सीधा कर दूं। पहली बात तो यह है कि हिंदू अगर आया है यहाँ, वो बताता है कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से आए हैं, हमको शरण दीजिए, तो वो घुसपैठिया नहीं हो सकता है। मालूम है सर। लेकिन जो दाल रोटी और कमाने के लिए भाग के आते हैं, जो बताते नहीं है कि मैं किस देश से आया हूं, सिर्फ वो 31,000 होते हैं। वो सिर्फ 31,000 लोग हैं। लोग हैं। मौलिक अंतर सिर्फ 31,000 लोग हैं जिनका चिन्हित हो चुके हैं। लोग हैं 14 लेकिन लाख आज एक बात का और एक जवाब देना, एक बात का और जवाब, एक बात और शोएब भाई, ठीक है, अफरोज भाई। इन्होंने ये कहा कि जो असम में जो लोग 14-16 लाख हिंदू बाहर किए गए हैं, उनकी नागरिकता देने के लिए है, ये हो सकता है, मैं इसको संदेह नहीं करता हूं। लेकिन मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक यही कानून 2016 में इस सरकार ने लाया था, तब ये हिंदू एक्सक्लूड नहीं हुए थे। उस समय 2016 में अगर पास हो गया रहता तब ये तर्क नहीं होता। ये सरकार की 2014 बहुत पहले से चल रही थी सरकार की 2014 के घोषणा पत्र में भी था और 2019 के घोषणा पत्र में है। तो बाकी जगह आप जरूर संदेह करिए, लेकिन केवल उनके लिए यह लाया गया हुआ है, इसको स्वीकार ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप सीए के माध्यम से शोएब जमाई एक मिनट मैं रोकूंगा। रावत साहब का जवाब दो, तीनों बुद्धिजीवी बैठे हैं। लॉजिकल बात करें। अरे लॉजिकल बात पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। मत भूलिए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से कितने हिंदू घुसपैठिए आए, मुझे जरा रिकॉर्ड बताओगे आप? डॉक्टर साहब बताओगे? 14,000। देखिए अभी तो 13.5 इधर लाख देख के बात करो, इधर देख के बात करो। कितने हिंदू घुसपैठिए हैं, वो शरणार्थी हैं, सताए हुए हैं, आतंकवादियों का सताए हुए हैं। कोई बात नहीं है। आप कर रहे हैं, आपने पूरा जम्मू कश्मीर खाली कर दिया और आप घुसपैठियों की बात करते हैं। आप इसी पर लाए बिल। आप कैसे बुद्धिजीवी हैं? जो आए हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। आपने और आप कहते हैं 562 लोगों को दिए, पाकिस्तान से आए लोगों को आप अदनान सभी को दे सकते हो, आप तारिक फतेह को दे सकते हो, आप नसीम, अरे हमने तो आने वाले सारे को भी दिया, तस्लीमा नसीम को दिया, रश्दी को दिया, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला, गंदगी के खिलाफ बोला, उसकी गर्दन काटने का था, वो भी गर्दन काटने का था, वो भी गर्दन काट दी जाएगी। 1 करोड़ का इनाम था उसके ऊपर। रसिया जी मैं एक बात बताना, वहां वो मुसलमानों को कंक्लूड करिए, मैं अगले सवाल पर जाऊंगा। वन बाई वन आ जाए। बोलिए डॉक्टर 1972 का जो बांग्लादेश आंदोलन था, उसमें सताए जाने, सुन लीजिए, इतिहास मत पढ़ाओ मुझे, सुनते नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, सलमान कोई फायदा नहीं ऊपर 1 करोड़ का अब सुन लीजिए, देश के लोग सुनिए। 1972 का जो बांग्लादेश आंदोलन था, उसमें सताए जाने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, बल्कि मुसलमानों को ज्यादा सताया गया पाकिस्तान के। वो लोग भाग करके आसाम में, वो लोग भाग करके आसाम में की बात ध्यान से सुनिए। और इंदिरा गांधी की सरकार ने खुद वादा किया था कि आपको शरण देंगे। अगर आज ये सरकार उनको भगा देती है, जो 6.5 लाख लोग जो मुसलमान बांग्लादेशी आए हैं, तो फिर वो इंदिरा गांधी से किया हुआ वादा का वो धोखा होगा। क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमारे देश ने बनाया था और हमारी हिंदुस्तान की मदद की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। अगला सवाल लेता हूं, अगला सवाल लेता हूं। मुक्ति वाहिनी बनाने में हमने साथ दिया। अच्छा, ये भारत की उपलब्धि के खिलाफ है। देश में या तो नागरिक होगा या अतिथि होगा या जो है वो शरणार्थी होगा या घुसपैठी। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। 1972 मुक्ति वाहिनी की बांग्लादेश आंदोलन के सिलसिले में अवधेश जी जानते होंगे, बताएंगे। बड़े बुद्धिजीवी हैं, मैं आपसे फिर अभी तो उन्होंने ठीक बोला। 3 चीज मैंने रखी, मुझे आप बताइए हिंदू घुसपैठिए, आप बताओ, आप बताओ हिंदू घुसपैठिए, आप कहते हैं हिंदू घुसपैठिए हो सकता है, सारे मुसलमान घुसपैठिए, आतंकवादी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, नहीं होगा। आप बात कर रहे हैं, आप बताओ मुझे, आप मुझे। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। रावत जी, नोमानी साहब, दूसरा सवाल कि क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर भड़काऊ भाषण सही है? सबसे पहला जवाब मौलाना नोमानी साहब देंगे। मौलाना साहब, क्यों शर्जील इमाम जैसे लोग आते हैं इन प्रदर्शनों में, क्यों ये लोग लीड करते हैं, क्यों उमर खालिद आते हैं जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? ऐसे लोगों का समर्थन लेकर आप आंदोलन खड़े कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए समुदाय। भड़काऊ भाषण गलत है, असंवैधानिक है और आपराधिक है।
अथॉरिटी को कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो तो अरविंद केजरीवाल ने रोक रखी है ना, उमर खालिद की फाइल अरविंद केजरीवाल ने रोक रखी है, अरविंद केजरीवाल ने रोक रखी है। खान साहब कार्रवाई करना सरकार का काम है, इन्वाइट करना आपका काम है। हम लोग कोई विषय कार्रवाई करना सरकार का काम है, और कार्रवाई करेंगे, सरकार का काम है कार्रवाई करना आपका काम है। हम लोग इसी परिषद की तरह अराजक लोग नहीं है, उनको प्रश्रय देना, घूमेंगे, उनको समर्थन देना और उनको समर्थन दे रहा है। आप गोली चलाने वालों को समर्थन दे रहे हैं, सरकार का काम है। वाह मौलाना, सरकार का काम है कार्रवाई करना, बहुत बढ़िया। ये सरकार का, जब सरकार निर्देश चलाना शुरू करती है तो आप बिलबिला जाते हो, जब सरकार निर्देश चलाना शुरू करती है तो आप बिलबिला जाते हो। अरे भाई कम से कम सरकार को बोलो कि हाँ हम सरकार के साथ खड़े हैं। बोलो सरकार को। शाहीन बाग में जितने भी गुंडे बैठे हुए हैं, शाहीन बाग में जितने भी गुंडे बैठे हुए हैं, उन सबको सड़क से आउट करो, उन सारे सड़कों को आउट करो। They are all illegal, हम न्याय और देश के साथ खड़े हैं। अरे मुझे हम न्याय और देश के साथ खड़े हैं। देश के साथ क्या खड़े देश हो? देश के साथ खड़े होते, देश के साथ खड़े होते तो प्रधानमंत्री को ये नहीं करना पड़ता कि ये सहयोग है या प्रयोग है। ये प्रयोग कर रहे हैं आप मोदी विरोध का, बीजेपी विरोध का, आरएसएस विरोध का। ये आपका राजनीतिक प्रयोग है, ये आपका राजनीतिक प्रयोग है, सहयोग नहीं है। अगला सवाल खान साहब जवाब दीजिए, खान साहब जवाब दीजिए। क्या भड़काऊ भाषण ठीक है? क्या शर्जील इमाम, उमर खालिद, कन्हैया कुमार और देश विरोधी बातें, आजादी के नारे लगाना चाहिए? बताइए, जवाब दीजिए खान साहब, खान साहब जवाब दीजिए। ये सब लोग जो है वो देखिए नोमानी साहब कर रहे हैं। असंवैधानिक एक चीज है, देशद्रोह दूसरी चीज है। मौलाना देशद्रोही है, शपथ ले रहा है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। शर्जील भी देशद्रोही होगा, वो उससे बड़ा राष्ट्र देशद्रोही है। जवाब दीजिए खान साहब, विनोद जी जवाब दीजिए खान साहब, ये जवाबों में एक्सपोज होंगे। खान साहब जवाब दीजिए, खान साहब जवाब दीजिए। आप मुझसे बात करिए, खान साहब मुझसे बात करिए, जवाब दीजिए सवाल का। मैं ये कह रहा क्या हूं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषण, एएमयू के एक्स प्रेसिडेंट के भड़काऊ भाषण, उमर खालिद का टुकड़े टुकड़े करने वाला बयान सही है क्या? बताइए। दीपक चौरसिया जी, एक मिनट। दीपक चौरसिया जी, आज तक आप देश के विरोध जो भी काम करेगा, चाहे वो अनुराग टुक्का हो, शुक्ला हो, अनुराग ठाकुर हो, क्या कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, कोई भी हो, देश को खा रहे हैं, चाहे शर्जील इमाम हो, जो देश के काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई, देशद्रोही है, देशद्रोही है। अलीगढ़ से जिन्ना की फोटो वो कर रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, जमाई साहब बताइए, जमाई साहब, रावत साहब, जमाई साहब जवाब दीजिए इसका। क्या भड़काऊ भाषण सही है? क्या बच्चों को ये समझाना आजादी आजादी, आरएसएस से आजादी, अमित शाह से आजादी? क्या को तो आपके अरविंद केजरीवाल दबा के बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल का बाजार मत बनाइए। डॉक्टर जमाई, खान साहब, डॉक्टर जमाई जवाब दीजिए। क्या भड़काऊ भाषण ठीक है, हाँ या नहीं? 4 साल से फाइल को दबा के बैठा है अरविंद केजरीवाल। जमाई साहब जवाब दीजिए। दीपक चौरसिया जी, हम लोग एक बड़े चैनल की डिबेट में बैठे हैं, मछली बाजार मत बनवाइए। दिस इज नॉट अ फिश मार्केट। ये ठीक नहीं है, एक एक करके अपनी बात रखे। देखिए आप संपत्ति आ गई ना टुकड़े टुकड़े गैंग से, नोमानी साहब की सिंपैथी नजर आ गई टुकड़े टुकड़े गैंग से। फर्जी वीडियो बोल दिया इन्होंने, फर्जी वीडियो बोल दिया मोदी। आप इसीलिए देश विरोध के साथ करें। जमाई साहब जवाब दीजिए, फर्जी वीडियो बोल दिया आपने। जमाई साहब जवाब दीजिए, भड़काऊ भाषण ठीक है क्या? भड़काऊ भाषण ठीक है क्या? जवाब दीजिए। मैं मानता हूं कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल शर्मा, कपिल गुज्जर, ये राम भक्त गोपाल, या चाहे शर्जील हो या फिर एएमयू का कोई हो, जो भी हमारे देश के खिलाफ या देश की अखंडता और एकता के खिलाफ बात करता हो, ये सब एक ही कैटेगरी में है और सब पे कार्रवाई। हम तो अरे मौलाना एक बात याद रखो, मौलाना भी समझ समर्थन कर रहे हैं। अरे आतंकवादियों को समर्थन करना। अच्छा जवाब नहीं है डॉक्टर शोएब जमाई का। अब मैं जब बहस को कंक्लूड करूंगा तो
तो समझ आ आतंकवादियों का जाएगा। समर्थन मत तीसरा कीजिए, और सवाल, मैं क्या आपको मौलाना लगता नहीं हूं, है- ये ध्यान में रखिए। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, उस तरीके अरे से आप मौलाना बात तो कीजिए। सम्मान का शब्द है सर। नहीं मौलाना सर, तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मौलाना तो सम्मान का शब्द मैं है। इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, माफ कीजिए। क्या है बताओ? आप तो नोमानी साहब हैं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। देशद्रोहियों को पालने वाले पालक हैं, पालक हैं आप तो। आप कह रहे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। संविधान का अधिकार है। मौलाना आपका बंगाल से ऊपर बात करते हो। नहीं, नहीं, मौलाना और पंडित आप अपने पास रखिए, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात चिंताजनक है? ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, सामने बिल्कुल वाले जो बिल्कुल बैठे हैं। पूछूंगा, बताइए जवाब। बिल्कुल जो है जहां भी बिल्कुल, अल्पसंख्यक हमने है, तो हमेशा चिंताजनक है। कहा, ठीक है, मैं जवाब खान साहब, इसको लेकिन उठाना चाहिए। खान साहब, सरकार ने नहीं उठाया खान विश्व साहब, पटल पे। नहीं तो उसके लिए आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते मौलाना? ये बताओ। हमने किया आपने है, कभी किया है? हमने किया है। क्या है ना? आप बोलो, आप ये सीए लागू होने के बाद भी कम से अरे कम सीए संविधान की रद्दी उड़ा रहे। आर्टिकल 40 अरे आर्टिकल 25 आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 25 सब पढ़ लो। डेमोक्रेसी को जहां धर्म भी के बाद में बात अल्पसंख्यक है वो उसकी हालत चिंताजनक है। इस पर मैं आपत्ति प्रकट करता हूं। भारत में अल्पसंख्यक की हालत चिंताजनक नहीं है, अल्पसंख्यकों को उतना ही अधिकार है। लीजिए, जो बहुत सारे आबादी बढ़ी है, इन देशों में हालात चिंताजनक होता है। ये कहना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह यहाँ अल्पसंख्यकों की हालत है, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। जिसमें दलित और मुसलमानों की दलित मत जोड़िए, दलित मत जोड़िए। अम्बेडकर आपकी थ्योरी को पंचर कर चुके हैं। इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, पढ़ लीजिए। खान साहब इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए खान साहब और डॉक्टर जमाई, जवाब दीजिए सवाल का, बिल्कुल हाँ या नहीं। इस्लामिक जिहादी में क्या कुकर्म शाहीन किए बाग के वो पता है आपको? आंदोलन या पूरे दलित हिंदुस्तान में मत जितने उसकी शाहीन बात बाग मत चल करो। रहे हैं, और हम आंदोलनकारी कभी भी 47-57 आंदोलनकारी बोल रहे तो हो? क्यों सीए वापस लेने की बात कर रहे हैं? अरे क्यों आप सीए वापस लेने की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए। विरोध नहीं करते तो सीए वापस क्यों? बताइए, बताइए सीए को वापस क्यों ले? सीए का विरोध बाजार बना दिया। एक मेरी बारी है, मुझे बोलने तो दीजिए। सीए का विरोध हम डॉक्टर इसलिए साहब, कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि सीए को डॉक्टर साहब सुनो। संवैधानिक तरीके से अमेंडमेंट अरे किया गया डॉक्टर है। साहब सुनो। अरे सुनो, आपको संसद धर्म पारित का करना गैर प्रावधान संवैधानिक नहीं है क्या? रखना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा पारित किए गए गैर संवैधानिक है क्या? चाहिए। अरे राष्ट्रपति ने संस्था करती है, दोनों सदनों में पारित हुआ। 8,000 लोग 2014 तक क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके थे। एक मिनट, उनको एक सरकार मिनट, ने मौलाना साहब, मौलाना साहब, डॉक्टर जमाई 20 सेकंड आपको कंक्लूड करिए। माइनॉरिटीज का कोई विरोध नहीं है, वो जरूर आए, हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 14 का उल्लंघन करके आप कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि 1973 में सुप्रीम अभी आता हूँ, इस बहस पे आऊंगा, इस लीगैलिटी के पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेता हूँ।